अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशंस और आज के टॉपिक में हम लोग वेरिएशन से रिलेटेड डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, उनकी इम्प्लीमेंटेशंस को डिस्कस करेंगे, टाइप्स को और मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस रिलेटेड टू वेरिएशन के अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज़ हो सकती हैं। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ वेरिएशंस की तरफ जाएंगे। देन हम मेथड्स टू सॉल्व वेरिएशन के कौन कौन से मेथड्स से हम लोग वेरिएशन को सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स एंड फाइनली चैलेंज योरसेल्फ, जिसमें एक छोटा सा असाइनमेंट आपके सामने मौजूद होगा। तो सबसे पहले डेफिनेशंस रिलेटेड टू वेरिएशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो, अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज सिलेक्टेड बाय यू टू एंटर इन द क्वेश्चन और इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। लाइक तुम्हारे पास एक इक्वेशन मौजूद है दैट इज y इक्वल्स टू 4x प्लस 3। जब तक तुम लोग x की कोई वैल्यू पुट नहीं करवाओगे y की वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि इस सिचुएशन में जब तक आप x की वैल्यू पुट नहीं करवाओगे y की वैल्यू नहीं आएगी। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू आप पुट करवाते हो, चाहे विलिंगली, मतलब या तो आपके पास कोई वैल्यू मौजूद हो या आप अपनी मर्जी से कोई वैल्यू पुट करवाओ। ठीक है, और इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पुट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आती है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। लाइक वही इक्वेशन y इक्वल्स टू 4x प्लस 3 में जब मैं 4 की वैल्यू x की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो 4 इंटू 1 प्लस 3, अब y की वैल्यू 7 के बराबर हो गई। और ये y की वैल्यू 7 के बराबर क्यों हुई? जब मैंने x की वैल्यू 1 के बराबर कंसिडर की। तो y इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब वो वेरिएबल जो कि सब्जेक्ट की फॉर्म में मौजूद होता है वो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर बिहेव कर रहा होता है। प्रोपोर्शनैलिटी की बात करते हैं। बेटा, दो वेरिएबल्स आपस में कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। द टू वेरिएबल्स विच आर एसोसिएटेड टू ईच अदर और देयर वैल्यूज आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर आर नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी। कभी कभार ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, कभी कभार ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, कभी कभार ये जॉइंट प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन हम लोगों ने इतने आगे नहीं बढ़ना, हम लोगों ने सिर्फ डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशंस को आज डिस्कस करना है। उसके बाद कांस्टेंट होता है जनाब, इन ऑर्डर टू रिलेट टू वैल्यूज एंड टू रिमूव प्रोपोर्शनैलिटी साइन। जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाते हैं। उस प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को हटाने के बाद आप इक्वल्स टू लगाते हो और एक कांस्टेंट लगाते हो। तो वो जो कांस्टेंट होता है बेसिकली, अच्छा पहली चीज़ तो ये कि वो उस कांस्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन में फिर चेंज नहीं होती, उसकी वैल्यू थ्रू आउट द क्वेश्चन फिक्स रहती है। तो आप उस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर जो वैल्यू लगाते हो दैट इज अ कांस्टेंट। तो जब भी आप दो चीज़ों को आपस में इंटर रिलेट कराओगे, प्रोपोर्शनल करवाओगे, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, एक इक्वल्स टू लगेगा और एक कांस्टेंट लगेगा। सो दीज आर द डेफिनेशंस रिलेटेड टू वेरिएशन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी वैल्यू आप पुट करवाओगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पुट करवाने के बाद जो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आपके पास आएगी दैट वुड बी डिपेंडेंट वेरिएबल। दो वैल्यूज आपस में किस तरीके से प्रोपोर्शनल है, आइदर डायरेक्ट और इनवर्स, इसमें हम प्रोपोर्शनैलिटी को डिस्कस करेंगे। और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव होता है तो हम इक्वल्स टू लगाते हैं और एक ऐसी वैल्यू लगाते हैं जो कि कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट थ्रू आउट द क्वेश्चन कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएशन की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वैल्यूज मेंशन बिलो। वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सिलेबस का मेन पार्ट है। सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, if the values of both variable are increasing or decreasing simultaneously, they both are directly proportional to each other. Let's say we have two variables x and y. अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होनी चाहिए, अगर x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू भी डिक्रीज होनी चाहिए। इट मीन्स इफ दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग साइमल्टेनियसली, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ठीक है, इसी तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल को देखते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज इंक्रीजिंग विद द डिक्रीजिंग ऑफ अदर वेरिएबल और वाइस वर्सा, एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और उसके इंक्रीज होने से दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सबसे अच्छी एग्जांपल, एक घर को बनाने में एक दिन, अगर एक घर को बनाने में हमें 4 मजदूर चाहिए और वो 4 मजदूर 10 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं नंबर ऑफ वर्कर्स को इंक्रीज करूंगा तो टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा। इसका मतलब एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सो दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। आगे बढ़ते हैं। मेथड्स टू सॉल्व वेरिएशन। We use two methods to solve the variation depending on the condition of the question given. हम दो मेथड्स को यूज करेंगे, लेकिन उन दो मेथड में से कभी कभार कोई एक मेथड स्पेसिफिक हो जाता है कि आप उसके अलावा कोई और मेथड यूज नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले इक्वेशन मेथड. इफ दे आस्क यू टू फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग टू वेरिएबल देन यू मस्ट फाइंड द कांस्टेंट वैल्यू एज मेंशन्ड बिलो. अगर वो आपसे कह दें कि जनाब आप एक ऐसी इक्वेशन बनाइए जिसमें आपने दोनों वेरिएबल को कनेक्टेड दिखाना है, तो इस सिचुएशन में आप सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन मेथड ही यूज कर सकते हैं, आप कोई और मेथड यूज नहीं करेंगे. और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? देखो, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है. y इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए लिखा जाएगा. तो सबसे पहले तो इन दोनों को समझ लो, ठीक है. और मैंने कहा था कि जब आप प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हो तो इक्वल्स टू लगाते हो और कांस्टेंट लगाते हो, ठीक है. तो उस वक्त हमारे पास अगर सिचुएशन में क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि आपने एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें आपने इक्वेशन बनानी है और ये इक्वेशन दोनों वेरिएबल को कनेक्ट कर रही हो, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन मेथड को ही फॉलो कर सकते हो, कोई और मेथड यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा. In next step, you need to remove proportional sign and place a constant n equals to sign. Next step में क्या करोगे? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे, इक्वल्स टू लगाओगे और एक कांस्टेंट वैल्यू लगा दोगे. ये कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यूजुअली हम लोग k से रिप्रेजेंट करते हैं कांस्टेंट को. फिर हम रेशो मेथड की बात करते हैं. रेशो मेथड में क्या होता है जनाब? इफ यू आर प्रोवाइडेड विद इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन ऑफ टू वैल्यूज देन यू कैन यूज द फॉलोइंग मेथड. अगर आपके पास इनिशियल और फाइनल कंडीशन मौजूद हो दो वैल्यूज की, तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो. लेट्स सपोज वी हैव आर आस्क्ड a question in which 4 men can build a house in 8 days. हमारे पास सिचुएशन ये है कि 4 आदमी एक घर 8 दिन में बना सकते हैं. How many days are required for 8 men to build a house? अब मैं आदमियों की तादाद को, नंबर ऑफ वर्कर को 8 कर रहा हूँ. अब वो उसी घर को कितने दिन में बनाएंगे? इन नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर आस्क्ड टू फाइंड द अर्निंग ऑफ अ पर्सन इन 10 hours if he earns $4 in 2 hours. तो तुम्हें नजर आ रहा है कि तुम्हारे पास यहाँ पर दो सिचुएशंस मौजूद हैं. एक इनिशियल सिचुएशन जो कि इस सवाल में गिवन होगी, एक रिक्वायर्ड सिचुएशन जो कि तुम लोगों ने मालूम करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वेश्चन. सबसे पहले तुम लोगों ने रिलेशनशिप मालूम करना है कि विच वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड विच वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर तुम ये आइडेंटिफाई कर लो तो तुम्हारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा. मैथमेटिकली वी कैन राइट. अब ज़रा हम इन दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं कि इनमें से कौन सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कौन सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. देखो, मैंने दोनों को टेबल की फॉर्म में लिख दिया. 4 men आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ हाउस इन 8 days. ठीक है, 8 आदमी कितना टाइम लेंगे? तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि जब तुम किसी काम को करने के लिए लेबर पावर बढ़ा देते हो तो टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है, वो काम जल्दी हो जाता है. तो इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जैसे जैसे आप वर्क पावर बढ़ाओगे ड्यूरेशन कम हो जाएगी. सिमिलरली दूसरी तरफ मेरे पास सवाल लिखा हुआ है कि अगर एक आदमी 2 घंटे में $4 अर्न करता है तो वो 10 घंटे में कितने डॉलर अर्न करेगा? अब मुझे पता है कि वो जितना ज़्यादा काम करेगा उतना ज़्यादा अर्न करेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. अब जरा देखते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करोगे. सबसे पहला की पॉइंट बेटा, वैल्यूज को एप्रोप्रिएट लिखना. 4 men कैन बिल्ड अ हाउस इन 8 days. ये 8 इसके सामने ही होना चाहिए. ऐसा ना हो कि आप 8 नीचे लिख रहे हो और x ऊपर लिख रहे हो. इस बात को अगर सही कर लोगे तो आगे सवाल बहुत आसान हो जाएगा. देखो, अगर तुम्हारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल की क्वेश्चन है तो तुम फेसिंग वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवा दोगे लाइक दिस. हमने फेसिंग वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया. सिचुएशन क्या बन जाएगी मेरे पास? 4 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय x. और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32/8 इक्वल्स टू 4 के बराबर. मतलब अगर 4 आदमी एक घर 8 दिन में बना रहे तो 8 आदमी वही घर 4 दिन में बना लेंगे. सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आप फेसिंग वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कराओगे. लेकिन अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात हो रही है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे लाइक दिस. आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, फेसिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराओगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल में. मल्टीप्लिकेशन कराओगे, सिचुएशन क्या बन जाएगी? 2 मल्टीप्लाई बाय y इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10. फर्दर सिंप्लीफाई कराओगे तो y इक्वल्स टू 40/2 इक्वल्स टू $20. इसका मतलब इन 10 hours ही विल अर्न $20. ठीक है. सो जहन में रखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल फेसिंग वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी. गॉट इट? Now we must attempt some question to implement the learning. अब हम लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ लिया, ये इतना ही था. अब इसको कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमने इसमें सीखा क्या. तो इसके लिए हमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा. आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले, when Peter went to Hong Kong, he changed 50 pounds sterling into 616 Hong Kong dollar.
कैलकुलेट व्हाट वन ब्रिटिश पाउंड वॉज वर्थ इन हांगकॉन्ग डॉलर। अब देखो करेंसी कन्वर्जन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होती है। अगर आप $1 को कन्वर्ट कराओगे तो यू विल गेट 160, 2 को करवाओगे तो 320 एंड सो ऑन। तो करेंसी कन्वर्जन तो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगी। तो हम इसको देख लेते हैं। एज दे आर नॉट आस्किंग फॉर यू फॉर एनी इक्वेशन कनेक्टिंग टू ईच अदर। अब देखो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें आपने दोनों को कनेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेकंड वन को प्रेफर करूँगा। तो सिचुएशन क्या बन जाएगी, पाउंड स्टर्लिंग उसके पास 50 थे और जब उसने कन्वर्ट करवाया हांगकॉन्ग डॉलर में तो वो 616 बने। ये मुझसे कह रहे हैं कि जनाब एक ब्रिटिश पाउंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी हांगकॉन्ग डॉलर के अंदर। तो बहुत इजी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लीजिए, वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी 1 मल्टीप्लाई बाय 616 इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई बाय एक्स। 50 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 616 अपॉन 50 इक्वल्स टू 12.32 हांगकॉन्ग डॉलर्स। गॉट इट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और क्योंकि अगर यहाँ पर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आपने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है दैट मस्ट कनेक्ट द टू वेरिएबल, तो आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हो। मेरे लिए यहाँ पे सेकंड वन प्रेफर था तो मैंने सेकंड वन यूज कर लिया। आगे बढ़ते हैं। इट टेक्स 8 hours फॉर 5 people टू पेंट अ रूम, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 4 people। अब यहाँ पर भी तुम्हारे पास कहीं मेंशन नहीं है कि आपने इक्वेशन कनेक्टिंग दिखानी है या कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं है मैंने। तो आप अपनी मर्जी से कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो। दूसरी बात, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे एक कमरे को पेंट करने में उतना कम टाइम लगेगा। सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हम क्या करते थे, फेसिंग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाते थे। तो 5 people टेक 8 hours टू पेंट अ रूम, हाउ मच टाइम 4 people विल टेक। तो जनाब फेसिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स। सिचुएशन क्या हो जाएगी 40 इक्वल्स टू 4x और 4 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 के बराबर। इसका मतलब 4 आदमी उसी कमरे को पेंट करने में 10 घंटे लगाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। P is directly proportional to the square of Q. When P equals to 9, Q equals to 6। देखो तुम्हें बता दिया गया कि P is directly proportional है स्क्वायर ऑफ Q के। P की वैल्यू 9 के बराबर, Q की वैल्यू 6 के बराबर। अब सिचुएशन है फाइंड द फॉर्मूला फॉर P इन टर्म्स ऑफ Q। यहाँ उन्होंने तुम्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि तुम्हें एक इक्वेशन बनाकर दिखानी है जिसमें P और Q दोनों मौजूद हो। P इन टर्म्स ऑफ Q का मतलब P आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए और उस इक्वेशन में Q मौजूद होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन का जो मेथड नंबर 1 था सिर्फ वही यूज कर सकते हैं। तो सिचुएशन क्या बन जाएगी, फाइंड द फॉर्मूला रिप्रेजेंट दैट वी नीड टू मेक एन इक्वेशन कनेक्टिंग P एंड Q। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी कैन राइट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे, इक्वल्स टू लगाओगे और कांस्टेंट लगाओगे। और हम कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ तक कोई परेशानी अभी सवाल नहीं, अभी ये फॉर्मूला नहीं बना क्योंकि फॉर्मूले में k की वैल्यू लाजमी पुट होनी चाहिए। अगर वो आपसे बोले राइट एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y कनेक्टिंग p एंड q, तो उसमें कांस्टेंट की वैल्यू लाजमी मौजूद होनी चाहिए। तो कांस्टेंट की वैल्यू कैसे मालूम करोगे, तुम्हारे पास इनिशियली p की वैल्यू 9 के बराबर है, q की वैल्यू 6 के बराबर है, दोनों को पुट करवाओ। तो सिचुएशन क्या बन जाएगी, k इक्वल्स टू p अपॉन क्यू स्क्वायर, p इक्वल्स टू 9, q इक्वल्स टू 6 एंड q स्क्वायर बिकम्स 36 क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 के बराबर होता है। तो 9 अपॉन 36 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। अब आपके पास k की वैल्यू आ चुकी है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि p इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 इंटू क्यू स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है p इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4। सो दिस इज योर इक्वेशन कनेक्टिंग p एंड q। आगे बढ़ते हैं। Now we need to find the value of Q। अब आपने Q की वैल्यू उस वक्त मालूम करनी है जब P 25 के बराबर है। तो मैं क्या करूंगा देखो K की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, P की जगह मैं 25 पुट कराऊंगा तो Q की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो आप इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q इक्वल्स टू 4P, P इक्वल्स टू 25, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल्स टू 100, Q स्क्वायर इक्वल्स टू 100, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड विल गिव यू द वैल्यू ऑफ Q। तो Q स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू अंडर रूट 100 वुड बी इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू 10। तो ये सिनेरियो था जहां पर आप लोगों ने लाजमी इक्वेशन ही फॉर्म करनी है। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। अब एक और सॉल्व एग्जांपल, y is directly proportional to x square. It is known that y equals to 10 for a particular value of x.
फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन दिस वैल्यू ऑफ x इज हाफ। अब देखो यहाँ कहीं नहीं लिखा गया कि जनाब राइट डाउन द इक्वेशन कनेक्टिंग y एंड x एंड ब्ला ब्ला, तो हम इसमें कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम इस सिचुएशन में सेकंड मेथड को फॉलो करो। ठीक है, करोगे किस तरीके से जरा देखो। We can solve it by any of the methods as they are not asking for equation that connects two variable. We will solve it by ratio method. Mathematically we can write like this. देखो उन्होंने कहा है कि y is directly proportional to x square, तो मैंने ऊपर y और x square लिख लिया। फिर उन्होंने कहा कि जनाब x की किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y की वैल्यू 10 थी, तो मैंने y की वैल्यू 10 के बराबर ले ली, जबकि x की वैल्यू को मैंने 1 कंसिडर कर लिया। पर्टिकुलर वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, आप 2 भी ले सकते हो, आप 3 भी ले सकते हो, आप 4 भी ले सकते हो। अपनी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर 1 ले लिया, और क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर था तो 1 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। वो ये कह रहा है कि अगर मैं x की वैल्यू को हाफ कर दूं तो y की वैल्यू क्या होगी, मुझे ये बता दीजिए। तो अगर मैंने x की वैल्यू को इनिशियली 1 लिया था तो उसका हाफ 1/2 के बराबर हो जाएगा। अगर आप 2 लेते तो उसका हाफ 2/2 के बराबर हो जाता। अगर आप 5 लेते तो उसकी वैल्यू 5/2 के बराबर हो जाती, क्योंकि हाफ का मतलब क्या होता है, किसी भी वैल्यू को 2 से डिवाइड करवा देना। सो फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू में आप अपने लिए आसानियां करो। आसानियां मैंने किस तरीके से कि मैंने x की इनिशियल वैल्यू को 1 के बराबर ले लिया, और उसके बाद उसने क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन दिस वैल्यू ऑफ x इज हाफ। तो मैंने x की इनिशियल वैल्यू को 1 लिया हुआ था, हाफ वैल्यू 1/2 के बराबर हो जाएगी। स्क्वायर क्यों लगाना जरूरी था, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। सो ये चीज समझनी है इस वाले सिचुएशन में कि मैंने y और एक्स स्क्वायर का जो है वो टेबल बना लिया। y की वैल्यू 10 थी जब x की कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू थी, पर्टिकुलर वैल्यू मैंने 1 कंसिडर कर ली, 1 के ऊपर स्क्वायर इसलिए लगाना जरूरी था क्योंकि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने y की वैल्यू उस वक्त मालूम करनी है जब मैंने x की वैल्यू को हाफ कर दिया। तो x की पहले वैल्यू आपने 1 ली थी, हाफ 1/2 के बराबर हो जाएगा। अगर आप 1000 लेते तो हाफ 1000/2 के बराबर हो जाता। तो आप पर्टिकुलर वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी के ऊपर है, लेकिन सवाल की सिचुएशन को मीट करना जरूरी है। अगर यहाँ हाफ के बजाय क्वार्टर लिखा होता तो आपको उसी वैल्यू को 4 से डिवाइड करवाना पड़ता। तो ये चीज़ ज़रा समझ लेना। ठीक है, अब क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते थे। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो सिचुएशन क्या बन जाएगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का होल स्क्वायर, 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 के बराबर होता है। सिमिलरली y मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है। तो जब आपने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सिचुएशन क्या आ गई, 10 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 1/4 क्यों, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 1/4 के बराबर होता है। एंड y मल्टीप्लाई बाय 1। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो y इक्वल्स टू 10/4, 10/4 को जब सिंप्लीफाई करोगे तो y इक्वल्स टू 2.5। तो इस तरीके से जब आप x की वैल्यू को हाफ के बराबर करोगे तो y की वैल्यू 2.5 के बराबर हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, तो इस तरह की क्वेश्चंस की स्पेसिफिकली प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चैलेंज योरसेल्फ, कुछ क्वेश्चंस हैं, सॉल्व कीजिए। A bank exchanged Japanese yen and Singapore dollar at a rate of 66 yen equals to $1. कैलकुलेट इन yen द अमाउंट रिसीव फॉर $200, 1 मार्क का क्वेश्चन है। कैलकुलेट इन डॉलर द अमाउंट रिसीव फॉर 33,000 yen, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When an object is falling, the air resistance varies as the square of the speed. जब भी कोई चीज़ गिर रही होती है तो एयर रेजिस्टेंट वैरी कर रही होती है स्क्वायर ऑफ स्पीड के हिसाब से, मतलब जितनी ज़्यादा स्पीड होगी एयर रेजिस्टेंस भी उतनी ही बढ़ जाएगी। एट अ सर्टेन स्पीड द रेजिस्टेंस इज 30 न्यूटन। व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट ट्वाइस दिस स्पीड। अब याद करो हमने अभी जो लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। ठीक है, और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, क्योंकि जितनी तेज़ी के साथ आप नीचे की तरफ आओगे एयर रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ेगी। तो अगर तुम सॉल्व एग्जाम्पल को देखो जो हमने लास्ट सॉल्व की, तो ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता सवाल है। अटेम्प्ट करो, 2 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। y is inversely proportional to x given that y equals to 1/5 and x equals to 20. Find y when x equal to 1/7. अब तुम इसको चाहो एक मेथड 1 से कर लो, मेथड 2 से कर लो, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि यहाँ कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। ठीक है, और तुम्हें पता है कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करवाना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करवाना है। A car manufacturer states that a particular car uses, एक कार मैन्युफैक्चरर है जिसने एक कार बनाई है और वो ये कह रहा है कि ये कार 100 किलोमीटर्स में 5 लीटर कंज्यूम करती है। ठीक है, और 110 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हर किलोमीटर में ये अपने अंदर से एग्जॉस्ट करती है। मतलब अगर आप उस कार को 100 किलोमीटर चलाएंगे तो वो 5 लीटर फ्यूल बर्न करेगी।
ठीक है। और हर किलोमीटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस कर रही है वो 110 ग्राम 110 ग्राम प्रोड्यूस कर रही है। आपने क्या मालूम करना है, यूज अबव इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय 1 लीटर ऑफ फ्यूल, गिव योर आंसर्स इन किलोग्राम। आपने अपने आंसर को किलोग्राम में की फॉर्म में देना है। तो ये वाला क्वेश्चन ज़रा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये तकरीबन आपके पास 10 नंबर का चैलेंज योर सेल्फ है। आई बिलीव कि आप इसको टैकल करोगे, सॉल्व करोगे। जितना सॉल्व हो सकता है वो करना, जितना नहीं हो सकता उतना कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कर कर पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं। एंड फाइनली थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को देखा, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा, उनके जवाब लाजमी तौर पर दिए जाएंगे, ठीक है। और चैलेंज योर सेल्फ को अटेम्प्ट करने की लाजमी तौर पर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये पास्ट पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। दे विल हेल्प यू टू टैकल द क्वेश्चन, के क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और इनके आंसर्स को कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करोगे। थैंक यू सो मच।